वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम अपने एडीएस चैप्टर को लेके चल रहे हैं, प्रीवियसली हमने न्यूमेरिकल वाला पार्ट देखा था। इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में हम देखने वाले हैं अपने एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, उसके क्या रीजंस होते हैं, उनके क्या इफेक्ट होते हैं आउटपुट पे, प्राइस लेवल पे और एम्प्लॉयमेंट पे। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि उनको करेक्ट कैसे किया जाए। तो अपने पास दो तरीके होते हैं, आइदर बाय द मॉनेटरी पॉलिसी और बाय द फिस्कल पॉलिसी। तो वो दोनों मेथड में से कौन सा वाला हम अप्लाई करते हैं, कब करते हैं, और उस मेथड में क्या क्या एलिमेंट हैं। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में आपने पहले भी पढ़ा होगा, कॉमर्शियल बैंक वाले, सेंट्रल बैंक वाले चैप्टर में, वहां पे है कि क्या क्या एलिमेंट हम यूज करते हैं। तो वो सब के बारे में हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही डिटेल में। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एक्सेस डिमांड को। पहले एक्सेस डिमांड के बारे में समझेंगे कि एक्सेस डिमांड क्या होता है, उसका मीनिंग, उसका डायग्राम, उसके इफेक्ट्स के बारे में, फिर उसके रीजंस के बारे में। ये सब पहले हम एक्सेस डिमांड का देखेंगे, फिर उसी सेम सीक्वेंस में हम डेफिशिएंट डिमांड देखेंगे और फिर दोनों के हम मेजर्स देखेंगे। उसमें भी दोनों मेजर्स अलग अलग देखेंगे कि इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा, डिफ्लेशन के केस में क्या होगा, और उसमें भी मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स और फिजिकल पॉलिसी मेजर्स, पूरा एक कंबाइंड पैकेज आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। हो सकता है दो पार्ट भी हो, पार्ट वन और पार्ट टू भी हो, तो दोनों को मिला के हम इसको पूरी तरीके से देखने वाले हैं। तो देखिए, एक्सेस डिमांड एक सिचुएशन होता है, नाम से क्लियर है। एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड जहां पे ज्यादा हो जाए। सिंपल सा बात है, डिमांड जब ज्यादा हो जाए। यहाँ डिमांड का मतलब नॉर्मल डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं। किसकी? एग्रीगेट डिमांड। तो जब एग्रीगेट डिमांड किसी भी इकोनॉमी में ज्यादा हो जाता है, सप्लाई आपकी उतनी ही है। कॉमन सेंस में आप समझेंगे, सपोज कि एक आपका जो है ठेला व्यापारी है, जो भी अपना लगाया हुआ है, उस पे आपने, उसने जो भी पोटैटोज रखे हुए हैं, सपोज ये हम नॉर्मल समझा रहे हैं, पोटैटोज उसने रखे हुए हैं जो कि है लगभग 10 kg, और वो 10 रुपए प्रति केजी जो है बेच रहा है। वो 10 रुपए पर केजी वो बेच रहा है। 10 kg है टोटल, 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से 10 रुपीज पर केजी वो बेचने को तैयार है। अब जो उसके पास डिमांड आई, भाई मैक्सिमम वो कितना सेल कर सकता है? 10 kg। लेकिन लोग जो उसके पास मांगने के लिए आए, कोई 2 किलो मांग रहा है, कोई 3 किलो मांग रहा है, कोई 4 किलो मांग रहा है, कोई 1 किलो मांग रहा है, करते करते वो पूरा उसका 10 kg से ज्यादा का डिमांड होने लगा, यानी 20 kg अप्रॉक्स का डिमांड होने लगा उससे। अब उसके पास तो माल है 10 kg ही, तो वो क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, वो धीरे धीरे प्राइसेस को इंक्रीज करेगा। डिमांड ज्यादा हो जा रही है, सप्लाई एज इट इज है, तो वो प्राइसेस बढ़ाने लगेगा। तो ये जो 10 रुपए पर केजी वाला जो ये रेट था, वो उसको पहले 12 करेगा, फिर देखेगा क्या इफेक्ट है, फिर भी लोग हैं, उसको 15 करेगा। ऐसे करके वो प्राइसेस को इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, यानी व्हेन दी देयर इज राइज इनटू द जनरल प्राइस लेवल ऑफ एन पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच रिजल्ट्स इन द जनरल प्राइस लेवल, इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब अगर इसको हम डायग्राम के थ्रू देखें, तो देखिए ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पे एडी एएस के इक्वल होता है। ये हम लोग पिछले सारे वीडियोस में हमने यही चीज सीखा है, यही चीज देखा है। ये हमारा इंक्रीज्ड डिमांड कर्व है, एडी का जो है इंक्रीज्ड एग्रीगेट डिमांड कर्व है, जो कि है, हमने डिनोट किया है AD1 से। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम था। इसी इक्विलिब्रियम को अगर हम ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पे जो ये हिस्सा निकल के आ रहा है, ये आ रहा है एक्सेस डिमांड का, या फिर हम बोलते हैं उसको इन्फ्लेशनरी गैप। ये जो गैप है वो किसका कैसा गैप है? इन्फ्लेशनरी गैप है। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है? गैप बाय विच एक्चुअल एडी एक्सीड्स द एडी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यानी ओरिजिनल फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था ई पॉइंट पे, ठीक है, जहां पे एडी एस के बराबर होता है, सिंपल। लेकिन उससे ज्यादा डिमांड होने की वजह से जो आपका इक्विलिब्रियम होना चाहिए था, इक्विलिब्रियम उसके कहीं ऊपर हो रहा है, जिसकी वजह से बीच में एक गैप जनरेट हो रहा है, जिसका नाम दिया गया इन्फ्लेशनरी गैप, क्योंकि ऐसे गैप में प्राइजेस ज्यादा हो जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की पूरे इकोनॉमी में। ठीक है, ये हो गया आपका डेफिनेशन पार्ट की इक्विलिब्रियम जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का था, उससे ऊपर जब हो जाए नया इक्विलिब्रियम फॉर्म, जिसमें कि एक गैप मेंटेन हो रहा है, वो आपका इन्फ्लेशनरी गैप होता है। ठीक है, और उसी को हम एक्सेस डिमांड कहते हैं। डिमांड ज्यादा हो जाना, ये एक्सेस डिमांड AD1। ठीक है, ये क्यों होता है? जैसे आपका AD का कंपोनेंट है C+I, तो AD1 का कंपोनेंट में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाने की वजह से, ये हमने पिछले वाले पार्ट में भी पढ़ा था
जब आप मल्टीप्लायर देख रहे थे, सेम चीज मैंने समझाया था वहां भी, कि वहां इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है और इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम के साथ। आपने पढ़ा ही है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में। इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इनकम भी बढ़ता है, और इनकम का क्योंकि इफेक्ट होता है कंजप्शन के साथ, इनकम के दो पार्ट है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर कंजप्शन बढ़ने लगता है, और जो हम कंज्यूम करते हैं, हमारी कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसी की इनकम है, तो वो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर गया और वो इनकम बन के फिर वापस किसी के हाथ में आ गया, फिर वो क्या करता है, वो फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है। तो एक बार का इन्वेस्टमेंट आपका इनकम को कई टाइम्स बढ़ा सकता है। तो वो कई टाइम्स कितना होगा, वही आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है। और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ गया है, तो एग्रीगेट डिमांड AD1 पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कुछ रीजंस और इसके कुछ इफेक्ट्स क्या हो। देखिए, सबसे पहला रीजन तो हमारा है, रीजन फॉर एक्सेस डिमांड में सबसे पहला है आपका राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको अदरवाइज हम बोलते हैं MPC का बढ़ जाना। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम लोग बोलते हैं MPC। और जब MPC बढ़ जा रही है, उसका मतलब क्या हो रहा है कि आदमी कंजप्शन एक्सपेंडिचर ज्यादा करना चाह रहा है, और जब भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर ज्यादा करना चाहेगा तो उसका उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट ये होगा कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। तो एक तो ये रीजन हो गया कि क्यों आपका एक्सेस डिमांड हो रहा है, तो पहला रीजन तो आपका ये हो गया। दूसरा है रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्स कम कर देगी सरकार, उससे क्या होगा, इससे आपके पास डिस्पोजेबल इनकम, मतलब जो खर्च करने वाली इनकम है वो आपके पास ज़्यादा बच जाएगी। और जब खर्च करने वाली इनकम आपके पास ज़्यादा बच जाती है तो कहीं ना कहीं फिर आप खर्च ज़्यादा करते हैं, यानी अगेन वही बात हो जाएगी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा, और उसके साथ ही साथ एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है, जो कि एक्सेस डिमांड के रिजल्ट फॉर्म में आ जाता है। फिर इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट इंक्रीज जब करेगा अपने एक्सपेंडिचर को तो कुछ नए गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगा, और अगेन ये रिजल्ट करता है एक्सेस डिमांड को। जैसे गवर्नमेंट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहा हो या उसको बनवा रहा हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो उसमें तो गुड्स एंड सर्विसेज लगेंगे ना, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की वजह से भी होता है। फिर फॉल इन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स कम कर देना। जब इम्पोर्ट्स कम कर देंगे तो आपके जो होममेड गुड्स हैं उनके कंजप्शन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, यानी उनका कंजप्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब उनका कंजप्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं अपने कंट्री का एग्रीगेट डिमांड, यानी जो एक्सेस डिमांड होने वाला कंडीशन है वो क्रिएट होने लगता है। फिर राइज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स का बढ़ जाना। एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ता है, जब आप बाहर से आप सामान ज्यादा बेचने के लिए वो कर रहे हैं, बाहर पे एक्सपोर्ट मतलब क्या होगा, सेलिंग टू अब्रॉड, तो आप सामान बाहर ज्यादा बेच रहे हैं। ज्यादा बेचने का मतलब आप यहाँ पे ज्यादा कहेंगे कि ज्यादा प्रोडक्शन करो कंट्री में। ज्यादा प्रोडक्शन मतलब ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर, ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी जरूरत की है। ज्यादा रिक्वायरमेंट मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर अगेन बढ़ जाएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एक्सेस डिमांड होगा। फिर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है वो तो हमने पढ़ा, ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट ये आपका बढ़ रहा हो तो कहीं ना कहीं आपका AD जो होगा वो शिफ्ट करेगा AD1 की तरफ, जैसे हमने डायग्राम में अभी जस्ट देखा, AD1 की तरफ शिफ्ट करेगा, और कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड का, इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड का सिचुएशन क्रिएट करता है, जो कि एक्सेस डिमांड बन जाता है। और डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये आपने सुना होगा, इसके पहले भी मैंने किसी वीडियो में एक्सप्लेन किया, शायद गवर्नमेंट बजट वाले में। डेफिसिट फाइनेंसिंग एक ऐसा केस होता है जहां पे RBI क्या करती है, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी के, वो नोट छापने का काम करती है। ठीक है, नोट तो उसने छाप दिया, लेकिन उस नोट की वजह से क्या होता है, डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से राइज हो जाता है, और जब डिमांड बहुत तेजी से बढ़ता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो उसका रिजल्ट होता है एक्सेस डिमांड। ठीक है, ज्यादा डिमांड लोग करने लगते हैं। तो ये कुछ आपके रीजंस हो गए। अब हम देखते हैं इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। इफेक्ट हमको बेसिकली 3 कैटेगरी में देखना है, आउटपुट में, एम्प्लॉयमेंट में, जनरल प्राइस लेवल में। अब देखिए, अब जैसे डायग्राम आपका था ये, तो यहाँ पे ये तो हो गया एग्रीगेट सप्लाई जो कि 45 डिग्री लाइन है, और ये हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो है वो है फिक्स है। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि आपका केवल एग्रीगेट डिमांड पे ही इफेक्ट पड़ा, ये आपका इन्फ्लेशनरी गैप निकला, यानी सप्लाई पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। जो आउट सप्लाई क्या बताता है, आउटपुट प्रोड्यूस्ड बताता है, जो भी आउटपुट था वो एज इट इज है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसलिए यहाँ पे जब एक एक्सेस डिमांड होता है तो आउटपुट जो होता है वो नया क्रिएट नहीं होता है। जो आउटपुट है, जो सप्लाई थी वो सप्लाई एज इट इज है, केवल उसी सप्लाई पे डिमांड बढ़ रहा है। जैसे हमने एग्जांपल अभी देखा वो, कि उसके पास 10 केजी ही पोटैटो था, लेकिन 10 केजी पोटैटो पे ही डिमांड 20 केजी का होने लगा, ज्यादा लोग डिमांड करने लगे, तो उसने प्राइस राइज किया। यानी आउटपुट उसकी 10 ही केजी रहेगी, वो उससे बढ़ा नहीं सकता एट दैट टाइम। ठीक है,
तो यहाँ पे आउटपुट में हो जाएगा नो इफेक्ट। दूसरा एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ता है जब नया प्रोडक्शन करेंगे तो नए लोगों को रिक्वायरमेंट होगी, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। नहीं तो जो, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी जो जब यहाँ पढ़ते हैं ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही काम करता है। जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑलरेडी है मतलब वहां पे कोई भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया बहुत अच्छे से, आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं, जहां पे जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल जा रहा हो, तो उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का ना होना। ठीक है, वो नहीं है, तो यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट में भी कोई चेंज नहीं होगा। तीसरा चीज है जनरल प्राइस लेवल। भाई ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, सप्लाई आपकी एज इट इज रह जाती है, तो फिर इकोनॉमी में प्राइस बढ़ने लगती है चीजों की, जो रिजल्ट करता है किसको, फिर वो बन जाता है जनरल प्राइस लेवल का बढ़ना क्रिएट करता है इन्फ्लेशन को। ठीक है, इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीजन और इफेक्ट। अब हम देखते हैं इसको सुधारा कैसे जाए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, कौन से मेजर्स हम अपना सकते हैं। देखिए इस पूरे चार्ट में हमने देख लिया कि ये सारा कुछ हमारा मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों को हमने एक ही चार्ट में देख लिया, ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो और एक ही चार्ट में आपका दोनों का प्रिपरेशन हो जाए। नहीं तो अदरवाइज अलग अलग देखना पड़ता एग्जाम में। इसमें डिपेंड करता है कि वो कौन सा पूछ रहा है। बेसिकली अगर सीबीएसई क्लास 12 की बात करें तो हो सकता है क्वांटिटेटिव में से कोई एक पूछ ले कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ बैंक रेट टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, ऐसा करके पूछ सकता है, या कोई दो पूछ ले, बैंक रेट और रेपो रेट पूछ ले, या बैंक रेट और मार्जिन रिक्वायरमेंट पूछ ले, या फिर एक क्वांटिटेटिव का, एक मॉनेटरी पॉलिसी का और एक फिस्कल पॉलिसी का एलिमेंट पूछ ले। सीबीएसई के पर्पज के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्स ही बस दिया हुआ है। ठीक है, सीबीएसई में पब्लिक फिस्कल पॉलिसी में। बट अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हायर स्टडीज में, तो उसमें ये सारा कुछ फुल फ्लेज ये है। ठीक है, तो चलिए फटाक से देखते हैं हम इनमें कि क्या क्या चीजें की जाए। एक कॉन्सेप्ट आप इसमें याद रखिए। पहला चीज तो ये समझ लीजिए बनाता कौन है। तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है आरबीआई और फिस्कल पॉलिसी बनाता है जीओआई। जीओआई का मतलब क्या हो गया भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरा चीज जो मेरा अपना समझाने का वो है, वो ये समझिए, यहाँ बात इन्फ्लेशन की हो रही है, यानी पैसा ज्यादा है। क्या है? लोगों के पास, ये जो लोग हैं इनके पास पैसा क्या है? ज्यादा है। ठीक है, ये चीज पहले आप समझ लीजिए। हम लोग मतलब आप स्टूडेंट्स और मैं एज अ टीचर, या आप ही लोग, सब लोग, हम लोग को मिलकर ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको इस इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को कंट्रोल करना है। क्योंकि अमीर आदमी तो भाई परचेज कर लेगा, चीजों को खरीद लेगा, खा लेगा, पर गरीब क्या करेगा? आलू अभी अगर 100 रुपए किलो हो जाए तो गरीब तो वैसे ही एक पाव खरीदने वाला, 250 ग्राम खरीदने वाला आदमी वो क्या खरीदेगा? तो इसलिए हमको कंट्रोल करना है इस सिचुएशन को। हमारे पास दोनों हथियार अवेलेबल हैं। हम आरबीआई का भी हथियार यूज कर सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का, और अदरवाइज वी कैन यूज दी फिस्कल पॉलिसी मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनी वन मेजर्स वी कैन यूज, और बोथ ऑफ दी देम टुगेदर वी कैन यूज। पैसा ज्यादा है, हमको सिचुएशन, पैसा ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ा हुआ है। हमको क्या करना है? इस प्राइस को करना है कंट्रोल, यानी इसको करना है कम। ठीक है, कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पैसा ज्यादा था इसलिए प्राइस बढ़ी थी, तो हमें यहाँ पैसा वो करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पैसा करना पड़ेगा कम। आप पैसा कम कर दीजिए लोगों के पास से, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, एकदम से तो नहीं होगी लेकिन धीरे धीरे हो जाती है प्रैक्टिकली देखा जाए तो। अब पैसा कम करने की बात करें तो हम कैसे कम कर दें भाई? लोगों से जाकर पैसा छीन थोड़ी लेंगे। हम अपने मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का यूज करेंगे, और उस यूज को इस तरीके से हम प्लान करेंगे ताकि उनके पास ऑटोमेटिक पैसे हो जाएं कम, अब चाहे जैसे भी हो। तो उसी को हमको यहाँ देखना है कि वो काम कैसे करता है। ठीक है, जैसे अब मॉनेटरी पॉलिसी का पहला एलिमेंट में अगर मेजर्स में देखा जाए तो क्वांटिटेटिव है, मतलब जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसको नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक होता है क्वालिटेटिव, जिसको नंबर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्वांटिटी में पहला है बैंक रेट और रेपो रेट। ये सब चीजों के बारे में तो आपने पढ़ाई होगा, कॉमर्स सेंट्रल बैंक के ये हैं सारे कुछ, तो सेंट्रल बैंक वाले जो चैप्टर है उसमें सब कुछ ये डिटेल में समझाया गया है। आप चाहें तो उस पर विजिट करके भी देख सकते हैं, और अदरवाइज ऐसे भी आप समझ सकते हैं। बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। बैंक रेट और रेपो रेट वही होता है। ठीक है, बट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का फर्क होता है। अब यहाँ पे अगर इस रेट को बढ़ा दिया जाए, बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए, इससे क्या होगा? बैंक रेट जैसे ही बढ़ेगा तो जो कमर्शियल बैंक लोन लेने के लिए पहुंच जाते थे आरबीआई के पास, वो क्या करेंगे? लोन लेने कम जाएंगे। अब लोन कमर्शियल बैंक लाती है तो खुद यूज थोड़ी करती है,
वो वहां से लोन लेके आती थी और यहाँ पब्लिक को बांट देती थी। पब्लिक के पास आ जाता था पैसा। अब पब्लिक अपना एक्सपेंडिचर प्लान करके रखता था, भाई हमको हाउस लोन चाहिए, घर बनवाना है, इन्हें कार लोन चाहिए, उन्हें कार लेना है, किसी और को कुछ और लोन का चाहिए, उन्हें और कुछ काम है। तो हम तो अपना एक्सपेंडिचर फिर बढ़ा रहे थे, और हमने अभी जस्ट पढ़ा है रीजन, एक्सपेंडिचर जब भी बढ़ेगा एग्रीगेट डिमांड बढ़ता जाएगा, यानी इसमें इन्फ्लेशन और बढ़ता जाएगा। हमने क्या किया, रैंक रेपो रेट या बैंक रेट को बढ़ा दिया। अभी जैसे ही बढ़ेगा, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास कम जाएंगे लोन लेने, जिससे कि उनके पास हो जाएंगे पैसे कम। और जब उनके पास पैसे कम होंगे तो फिर वो पब्लिक को पैसा कम देगी, पब्लिक को पैसा कम मिलेगा, अपने आप एक्सपेंडिचर पब्लिक का धीरे धीरे कम, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, आपका प्राइस धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। दूसरा उसी तरीके से सीआरआर। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये मैंने अलग अलग बता दिया, कई कई जगहों पे एलआरआर करके भी लिखा गया है, तो आप वैसे भी समझ सकते हैं दोनों, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, इसलिए अलग समझना ज्यादा जरूरी है। सीआरआर का इफेक्ट क्या होता है? वह पैसा अपने टोटल डिपॉजिट का जो कमर्शियल बैंक्स किसके पास रखती हो? सेंट्रल बैंक के पास। द अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देयर टोटल डिपॉजिट्स विच इज केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई, इसको भी हम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है, जब हम इसको बढ़ाएंगे तो कमर्शियल बैंक के पास जो डिस्पोजेबल पैसा है, जो उनको पब्लिक को देने वाला पैसा है, वो कम हो जाएगा, उनको ज्यादा जमा करना पड़ जाएगा आरबीआई के पास। अगेन कहानी वही, उनके पास पैसा कम होगा तो पब्लिक को पैसा कम देगी, पब्लिक को पैसा कम मिलेगा, पब्लिक खर्च कम करेगी, खर्च कम करेगी तो डिमांड कम होगा और धीरे धीरे प्राइस नीचे आ जाएगी। उसी तरीके से होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है? वह पैसा जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखती है अपने सेल्फ यूज के लिए, जैसे अपने जो उनके खर्चे उसके लिए रखती है, लिक्विडिटी पर्पस मेंटेन करने के लिए रखती है। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। इसमें क्या होगा, जब इसको बढ़ाएंगे तो मतलब अब 100 रुपया था, 100 रुपये में से बैंक ने क्या किया भाई, इसमें से मान लीजिए 10 रुपए जमा कर दिया सीआरआर, 20 रुपए उसे खुद रखना है एसएलआर के नाम पे, बचा कितना? पब्लिक को देने के लिए बचा 70 रुपया, तो पब्लिक को कम दिलाएगा। अब इसको हमने बढ़ा दिया, हमने कहा इसे भी बढ़ा दिया, इसे कहा 25 रखो, इसे भी कह दिया 15 रखो, तो यानी हो गया 25 और 5 30 10 40 रुपए रखने को कर दिया, यानी अब पब्लिक के पास कितने बच रहे हैं? 60 रुपए। तो पब्लिक को कम दिया जा रहा है। जब पब्लिक को हम कम देंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करेगी। अगेन कहानी आप समझ गए होंगे। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहाँ बेसिकली दो डिसीजन लिए जाते हैं, बाई का या सेल का। सिक्योरिटीज को बाई करना है कि सेल करना है, उसके रिगार्डिंग डिसीजंस दिए जाते हैं। अब हम देख रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में इन्फ्लेशन है, एक्सेस डिमांड पूरा एकदम भरा पड़ा हुआ है। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम उनको जो भी हमने सिक्योरिटीज बेचनी है या खरीदनी है, कि डिसीजन लेने में हम क्या सोचते हैं? आप बताइए क्या सोचना, क्या होना चाहिए? बाई करना चाहिए या सिक्योरिटी को सेल करना चाहिए? तो यहाँ हम सिक्योरिटीज को सेल करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सिक्योरिटीज को सेल करेंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक का एक इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि भाई चलो गवर्नमेंट मतलब आरबीआई खुद सिक्योरिटीज को वो कर रहा है, तो चलो इसको हम परचेज करते हैं, इस पर इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा या डिविडेंड अच्छा मिलेगा, तो करते हैं। जब वो करेंगे तो उनका पैसा हमारे पास आके ब्लॉक हो जाएगा। हमने छीना नहीं, लेकिन हमने कुछ मेजर्स ऐसे बना दिए जिससे उनका पैसा हमारे पास ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे बेसिकली हम सेल करेंगे। ठीक है, ये वाला करते हैं। होता तो बाई सेल दोनों है, पर यहाँ सेल करेंगे इन्फ्लेशन के कंडीशन में। अब आते हैं क्वांटिटेटिव में, सॉरी क्वालिटेटिव में। क्वालिटेटिव में क्या है? पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? ये डिफरेंस होता है किसके किसके बीच में? बिटवीन सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड लोन अमाउंट। जो भी लोन अमाउंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट के बीच का डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं मार्जिन। जैसे आपके पास अगर सिक्योरिटी 1 लाख की, तो आपको लोन मिलेगा उससे कम का ही, बीच का जो मार्जिन है 10,000 5,000 का, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। इसे भी बढ़ा दिया जाएगा। इससे क्या होगा? मार्जिन बढ़ जाएगा। अब 1 लाख का लोन चाहिए तो आपको 1,20,000 की सिक्योरिटी रखनी है, पहले 1,10,000 की रखनी पड़ती थी। तो आदमी क्या सोचता है, चलो अभी लोन नहीं लेते हैं, फिर बाद में लेंगे। तो जो लोन लेना था उसको कोई ना कोई एक्सपेंडिचर करना था, तो एक्सपेंडिचर भी उसका होल्ड पे हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड जो होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, इसको हम थोड़ा स्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी हम पूरा रेशनिंग सिस्टम को फॉलो करेंगे। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में बेसिकली क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि लोन किस वर्ग के लोगों को लोन कितना देना है, या किस तरीके से सिस्टम को अपनाना है, रेशनिंग सिस्टम को। जैसे अगर कोई फार्मर आ रहा है तो 2 करोड़ का लोन मांगेगा, उसको 2 करोड़ थोड़ी दे देंगे। अगर उसके पास जमीन का कागज नहीं है, तमाम चीजें नहीं है, तो उसे थोड़ी दे देंगे हम। तो हमको तो सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है। तो ये तमाम चीजों को देख के रेशनिंग सिस्टम को स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन चल रहा है। ठीक है। दूसरा है मोरल सुएशन या मोरल सजेशन कहते हैं। ये भी क्या कर देंगे? मोर कर देंगे, या मान लीजिए ज्यादा करने लगेगा सरकार। मोरल सजेशन को बढ़ा दिया जाएगा, मतलब बीच बीच में कमेटी, बैंक के जो चेयरमैन हैं, जो सीईओ हैं, एमडी, उनकी मीटिंग कराना आरबीआई बार बार करती है, उनको समझाती है कि आप मेजर्स को स्टिक करिए और तमाम चीजों को फॉलो करिए, रूल्स रेगुलेशन को।
अच्छा, डायरेक्ट एक्शन क्या होता है? अगर कोई बैंक आरबीआई के जो भी मेजर्स बताए गए हैं, जो भी उसने गाइडलाइंस दी हैं, उसको फॉलो कर नहीं कर रहा है, तो अगर इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, ऊपर से गाइडलाइंस आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। एकदम तुरंत उसमें कोई लापरवाही नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे एक्शंस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। वही चीज़ डिफ्लेशन के तौर पे होता है, इकोनॉमी थोड़ा स्टेबल है तो उस केस में थोड़ा सा लिबरल रहता है ये चीज़ें। ये तो हो गया मॉनेटरी पॉलिसी का। आप देखते हैं फिस्कल पॉलिसी में, देखिए फिस्कल पॉलिसी में बजट में आपके पास दो हैं, या फिर सरप्लस होगा या फिर होगा डेफिसिट। सरप्लस मतलब जहाँ पे सरकार रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट करती हो, एक्सपेंडिचर कम करती हो, यानी यहाँ मैं लिख ही दे रहा हूँ, टीआर ज़्यादा हो टीई से। ये हमने बजट में चैप्टर में पढ़ा हुआ है खुद ही अच्छे से। और यहाँ टीई ज़्यादा हो टीआर से। तो जब इन्फ्लेशन खुद ही चल रहा है तो यहाँ पे सरकार क्या करती है, आपसे पैसे लेने हैं तो क्या करेगी, सरप्लस बजट बनाएगी, यानी रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट करेगी। और सरकार का रेवेन्यू का सोर्स सबसे बड़ा क्या होता है, टैक्स। टैक्स से पैसा वो ज़्यादा लेती है। दूसरा है पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो इन्हें भी बढ़ा दिया जाएगा, है ना। पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया जाएगा, है कि नहीं? नहीं, नहीं किया जाएगा। यहाँ इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार क्या करती है, कम कर देगी। क्योंकि पब्लिक पे एक्सपेंडिचर करने का मतलब, अभी हमने उसके रीजन में भी पढ़ा था, रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, सॉरी इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या होता है, वो रीजन होता है एक्सेस डिमांड का। इसको कम करना है, नहीं तो फिर ज्यादा एक्सपेंडिचर करने के चक्कर में सरकार और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करेगी, तो डिमांड बढ़ने लगेगा। बोरिंग क्या करेंगे जी भाई, बोरिंग तो बढ़ा देंगे। बोरिंग जैसे कैसे सरकार करती है, सरकार के अपने बॉन्ड्स होते हैं, तो उन सबको इशू करना, या सरकारी कंपनी के शेयर्स वगैरह को इशू कर देना, ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट करें, उनका पैसा हमारे पास होल्ड हो जाए। और आखिरी ये टैक्स स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर है, इसको भी हम बढ़ा देते हैं। यानी टैक्स स्ट्रक्चर को और स्टिक कर देंगे और बढ़ा देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो, मतलब लोगों को टैक्स ज़्यादा देना पड़ जाए, और उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम जो बचता है खर्च करने के लिए, वो कम हो जाए। न रहेगा पैसा, न वो करेंगे खर्च, न करेंगे खर्च, न बढ़ेगा एग्रीगेट डिमांड, न एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, नहीं इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस आएंगे इकोनॉमी में। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी मेजर्स, जिससे कि हम करेक्ट करते हैं इन्फ्लेशनरी गैप को। ये पूरा कुछ रहा हमारा इन्फ्लेशन एक्सेस डिमांड के। अब हम एक पार्ट डी देखेंगे, जिसमें हम डेफिशिएंट डिमांड को इसी पूरे सीक्वेंस में देखेंगे, जिसमें उसके मीनिंग को, उसके डायग्राम को, उसके रीजंस को, उसके इफेक्ट को, और उसके मेजर्स को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, जैसे यहाँ किए वैसे वहाँ भी करते हैं। तो वो सारा हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।